नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आपके लिए जो है करंट अफेयर क्लास लेकर आया हूं। हम पर डे जो है एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी के लिए जो सफिशिएंट करंट है उसको जो है पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, विशेषकर एसएससी जीडी को लेकर जो है हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और साथ में आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है हमारी जितनी भी जो जानकारी है आपके पास सीधे जो है पहुंच जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा ध्यान रखना कि 1846 में एलियास होवे ने लॉक स्टिच सिलाई मशीन के लिए पहला अमेरिकी जो पेटेंट हासिल किया था वो आपका 1846 में हासिल किया था। ध्यान रखना है कि सिलाई मशीन के लिए पहला पेटेंट किसने हासिल किया था? लॉक स्टिच ने हासिल किया था। अगला एक क्वेश्चन है कि 1974 में अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है गिनी गणराज्य। गिनी गणराज्य ने क्या किया था? पुर्तगाल से आजादी हासिल की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका का एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप ने क्या किया था? अपना पहला थिएटर खुला था। ध्यान रखना कि हवाई द्वीप जो है यूएसए का आपका 50वां राज्य है। ठीक है, यूएसए का 50वां राज्य कौन सा है? यूएसए का 50वां राज्य हवाई द्वीप है। आज अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि सुपर तूफान यागी ने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया है और ये किस देश में आया है? यागी जो तूफान है वो आपका किस देश में आया है? ध्यान रखना, तो चीन और फिलीपींस के हिस्सों में यागी तूफान आया है। यागी तूफान ने चीन के और फिलीपींस के काफी लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं। चीन की गवर्नमेंट ने पश्चिमी चीन और फिलीपींस की गवर्नमेंट ने बोला है कि फिलीपींस के पूर्वी हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे जो है वहां के लोग काफी परेशान हुए हैं। ध्यान रखना, 3 तूफान और आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से तूफान है आप ध्यान रख सकते हैं कि यागी तूफान बेरिल के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है जो पिछले 10 सालों में एशिया में आया है। इसके अलावा चक्रवात आशानी और करीम 2022 में भारत में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों कि भारत में कितने तूफान आए थे 2022 में। एक का नाम था आसानी और एक का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो एक का नाम क्या था? करीम। ये वाले तूफान भारत में आए हुए हैं। और अभी आपने करंट अगर पढ़ा हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टाइफून हेगिबिस और एक है आपका शानशान, ये दोनों जो तूफान है ये जापान में आए हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो भाई, अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला है? कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी है उसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखना कि उसके अध्यक्ष बी सतीश कुमार जी बने हैं। और इसके अलावा आईओसी का मतलब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर इससे आपसे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना से भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 30 जून 1959 में। और 1 सितंबर को इंडियन ऑयल दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना कि एसएससी जीडी की शाम को रोज 8 बजे लाइव क्लास चल रही है मैथ की। और अब हम पर डे जो है सुबह में लाइव क्लास जो है चलाएंगे, जिसमें आप जो है पर डे करंट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि आईओसी जो है वो उद्योग के लिए जानी जाती है। तो भारत में जो तेल उद्योग और गैस उद्योग है उसका एक प्रमुख जो है, प्रमुख पीएसयू अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो आईओसी है। इसके अलावा ध्यान रखना कि भारत में जितनी 23 कंपनियां हैं तो 23 कंपनियों में से 11 कंपनियों के बराबर जो है सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी तेल और गैस कॉर्पोरेशन में अगर किसी की है तो वो आईओसी की है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
भारत का सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। तो असम का जो डिगबोई है 1901 में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना बना था, ध्यान रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है वो आपकी एक इंडस्ट्री है जिसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर गुजरात में जो है एक रिफाइनरी बनाई है, 2018 में इसको बनाया गया था। और ये जो है इस समय दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, रूस से भी ध्यान रखना आपको कि भारत ने इस बार सबसे ज्यादा जो पिछले 2 महीनों में तेल अगर आयात किया है तो वो रूस से आयात किया है। इसी से अगला क्वेश्चन बन गया आपका कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जिनको आईसीसी की चेतावनी दी गई है उसके बाद भी ये किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। दरअसल आईसीसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक चेतावनी दे रखी है कि रूस के जो राष्ट्रपति है इनको गिरफ्तार किया जाए। और इसमें क्या है कि इन्होंने हाल ही में क्या किया है, मंगोलिया की यात्रा की है और आईसीसी ने मंगोलिया को एक लंबी लताड़ लगाई है कि आप आईसीसी के मेंबर हैं और आपको जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब मंगोलिया का जो है वो जवाब आया है कि हम आईसीसी के मेंबर हैं पर हम रूस पर काफी हद तक निर्भर हैं, इस वजह से इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आईसीसी निर्णय देने वाली संस्था है बट ये गिरफ्तार करने वाली संस्था नहीं है। आईसीसी से ध्यान रखना कि आईसीसी की स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 1946 में हुई थी। आईसीसी से कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सोच रहे हो, वो ये नहीं है, ये आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपसे पूछना कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय हेग में है। और आईसीसी के जो प्रमुख हैं इस समय वो कौन है, करीम ए खान। आईसीसी के प्रमुख जो है वो करीम ए खान है। और अगर आपसे पूछे कि ये कौन से देश के हैं तो बता देना कि ये ब्रिटेन के हैं। और ध्यान रखना कि 2023 में पुतिन ने जो है 12 देशों की यात्रा की है और पिछले 2023 से पहले जो है वो लगभग एक साल में 1 या 2 देश की यात्रा करते थे। जब से वारंट जारी हुआ है उन्होंने 12 देशों की यात्रा कर ली है। ठीक है, तो आपको ये इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल भी गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है कि जो है सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो लखनऊ कैंट में किया गया है। और लखनऊ कैंट का जो सूर्या खेल परिसर है, ध्यान रखना, इसमें किया गया है। पिछली बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो है उसमें पूछा था कि सूर्या खेल परिसर जो साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध है ये कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना लखनऊ कैंट में है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि भारतीय सशस्त्र बल में भारतीय सेना, ठीक है, और नौसेना और भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल जो शामिल होते हैं, अब उनकी जो है सुधार की गुंजाइश बनी हुई है, उन पर जो है सरकार काम कर रही है। उसमें जो है ये ध्यान रखना कि आपके जो सेना अध्यक्ष है वर्तमान में, जो जिसको आर्मी चीफ भी कह सकते हैं आप, आर्मी जो प्रमुख है, आर्मी चीफ है, उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है। और वायुसेना जो अध्यक्ष हैं वो आपके वी आर चौधरी या विवेक राम चौधरी आप कह सकते हैं। वी आर चौधरी या विवेक राम चौधरी जो है वो क्या है, वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, क्या नाम है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो क्या है, आपके नौसेना के अध्यक्ष हैं। बस ये वाली बात ध्यान रखना कि आपका जो बीएसएफ है, आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो आपका किसके अंतर्गत नहीं आता, भारतीय सशस्त्र बल के अंतर्गत नहीं आता। भारतीय सशस्त्र बल के अंदर जो आती हैं वो 4 संस्थाएं आती हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि एसएससी जीडी में जो हमारी जो क्लासें चल रही हैं, पर डे क्लासें ऐसे ही चलेगी। ज्यादा से ज्यादा यार अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करो और जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं सभी बच्चों को इस चीज का लाभ मिल जाए। ठीक है, तो एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप सब्सक्राइब भी करते रहना
और शेयर भी करते रहना, जिससे जो है ये सब चीजें आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? दरअसल मेरे भाई क्या है कि अभी प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा पर गए थे। एक आपका जो देश है जिसका नाम है सिंगापुर, और एक देश है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्रुनेई। तो सिंगापुर में जब वहां पर गए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और जब सिंगापुर के अलावा जब वो ब्रुनेई गए तो ब्रुनेई में उन्होंने 2 चीजों पर जो है समझौता किया, और भारत के एक नए दूतावास कार्यालय का क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ब्रुनेई से ध्यान रखना कि ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी आपका बेगवान। ब्रुनेई की मुद्रा ब्रुनेई डॉलर है। और ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। लगभग पिछले 59 वर्ष से, ये ध्यान रखना, 59 वर्ष से जो है वो यहां पर शासन कर रहे हैं, और उनका नाम क्या है? हसनल बेल्किया। हसनल बोल्किया, ठीक है, उनका नाम क्या है? हसनल बोल्किया है। और ब्रुनेई ध्यान रखना 1984 में ब्रिटेन से क्या हुआ था? ब्रिटेन से आजाद हुआ था। तब से अब तक वहां के राजा जो हैं वो हसनल बोल्किया ही बने हुए हैं, ठीक है। और पीएम मोदी ने वहां पर क्या किया? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर 2 समझौते किए हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि 2 समझौते यहां पर उन्होंने किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर्चून इंडिया लिस्ट में शाहरुख खान सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली सेलिब्रिटी बने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर्चून इंडिया जो सेलिब्रिटी है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले जो व्यक्ति बने हैं भारत के, उसके हिसाब से शाहरुख खान बने हैं। देखो, पहले नंबर पर शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने इस वर्ष और पिछले वर्ष का जो है देखा जाए 23-24 का जो आंकड़ा आया है, उसमें लगभग 92 करोड़ रुपए 92 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। इसके अलावा तमिल सुपरस्टार थलपति विजय, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। कितने करोड़ का? 80 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ का। सलमान खान इसमें तीसरे नंबर पर है, 75 करोड़ है। इसमें आपसे अगर पूछ सकता है तो ऐसे पूछ सकता है, 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पहला तरीका ये कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो शाहरुख खान। दूसरा, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं? तो विराट कोहली है। ध्यान रखना, विराट कोहली भारत के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। और दूसरे जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले खिलाड़ी हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। और वो ऑल ओवर जो रैंकिंग की अगर बात करें तो उसमें आपका 6ठा नंबर जो है महेंद्र सिंह धोनी का मिल जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और है कि इन्होंने, शाहरुख खान पिछले 2023 से पहले अगर देखा जाए तो टॉप 10 में भी नहीं थे। दरअसल क्या हुआ कि इनकी पिछले साल कुछ मूवी आई, और जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो इनकी टीम है उसमें इनकी जो शेयर जो पार्टनरशिप है वो बढ़ी है। उसी हिसाब से इन्होंने पिछले साल में 1300 करोड़ रुपए जो है कमाए हैं, इसलिए इनको जो है ज्यादा टैक्स जो है पे करना पड़ा है। इसके अलावा ध्यान रखना, और शाहरुख खान दुनिया के सबसे चौथे अमीर एक्टर बन चुके हैं। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर चौथे एक्टर बन चुके हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली जो अगर अभिनेत्री पूछी जाए कौन है, तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली जो अभिनेत्री है वो है करीना कपूर। और करीना कपूर ने 20 करोड़ रुपए का क्या किया है? टैक्स जमा किया है, ठीक है। यहां सेलेब का मतलब सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की शॉर्ट फॉर्म सेलेब होती है। अगला एक क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? दरअसल ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला जो है एक समय है कि भारत ने एक बहुत बड़े वायु अभ्यास का जो है आयोजन किया है, जिसका नाम तरंग शक्ति है। तो इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत 2 फेज में इसका आयोजन करेगा। कितने फेज में? भारत इसका 2 फेज में आयोजन करेगा। इसमें पहला फेज जो है वो आयोजित किया जाएगा कहां पर?
तमिलनाडु में, और दूसरा फेज जो है वो किया जाएगा राजस्थान में। चलो समझते हैं इसके बारे में। देखो 30 अगस्त से और 14 सितंबर तक आपका ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही भारत के 2 चरणों में जो है, भारत में 2 चरणों में ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित होगा। इसमें आमंत्रित देश जो हैं वो लगभग 51 थे। भारत सरकार के आंकड़े जो आए हैं उन्होंने कहा था कि हमने 51 देशों को आमंत्रित किया था, उनमें से 31 देश जो हैं इस युद्ध अभ्यास में आए हैं। दरअसल जो आपका यूरोप और पूर्वी जो एशिया है तो वो थोड़ा सा इस समय अव्यवस्थित चल रहा है, तो इसलिए कुछ देश अपना एक व्यू क्लियर ना करने की वजह से जो है इस युद्ध अभ्यास में नहीं आए हैं। तो उसका एक कारण ये था कि 51 में से 31 ही आए हैं। पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलार, ये ध्यान रखना शहर जो है ये क्या है आपका, सुलार है, सुलार में ये आयोजित किया गया। और इस पहले चरण में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि बड़े बड़े कौन से देश शामिल हुए, तो बड़े बड़े देशों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके जो है इस पहले चरण में शामिल हुए। इसमें ऐसे भी बन सकता है कि तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में कौन से बड़े देशों ने पहले चरण में भाग लिया, तो आप कह सकते हैं फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्पेन, इन देशों ने इसमें भाग लिया। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें भी कुछ बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और सिंगापुर, यूएई और यूएसए, ये जो है दूसरे चरण में क्या करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। तो दोनों चरण को ध्यान रखना है, पहला चरण तमिलनाडु सुलार और दूसरा चरण राजस्थान का जोधपुर। और मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी आर चौधरी भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा नाकाला पोर्ट किस देश में स्थित है? नाकाला पोर्ट जो है ये चर्चा में रहा है, लंबे समय के बाद नाकाला पोर्ट को शुरू किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, एक देश है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ने अपने अपने एक जो पिछले 15 सालों से जो ये बंद पड़ा हुआ जो पोर्ट था, इसको दोबारा से शुरू किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह को फिर से क्या किया गया है, शुरू किया गया है। और यहां से क्या होगा कि एक दाल है बहुत फेमस जिसको तुअर की दाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तुअर की दाल। तुअर की दाल आयात जो है हम यहां से करेंगे। दरअसल अभी समस्या ये है कि भारत में जो दाल का उत्पादन है दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, पर कंज्यूम करने वाले भी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भारत में ही है। इसलिए भारत को सबसे ज्यादा दाल आयात करने के साथ साथ जो है उत्पादित करने के साथ साथ आयात भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है मोजाम्बिक के साथ एक नए रिलेशन में जो है प्रवेश किया है। और मोजाम्बिक से ध्यान रखना कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है। कौन सा देश है? दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है। और इसकी सीमा से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे आप पीसीएस का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि मोजाम्बिक की जो सीमा रेखा है वो किससे मिलती है, तो तंजानिया, मालावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका और एक आपका एस्वातिनी, ये जो देश हैं इनसे इसकी सीमा जो है मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखना, मोजाम्बिक में जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मोजाम्बिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मोजाम्बिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपका? माउंट बिंगा है, ठीक है। मोजाम्बिक में जाम्बोजी और लिम्पोपो नदी, ध्यान रखना कि मोजाम्बिक में जाम्बोजी और लिम्पोपो नदी जो है वो क्या होती हैं? बहती हैं। इससे ये चीज ध्यान रखना कि मोजाम्बिक में जाम्बोजी और लिम्पोपो नदी जो है बहती हैं। अफ्रीका की टॉप जो 5 बड़ी नदियां हैं उनमें से ये दोनों नदियां हैं, जाम्बोजी और लिम्पोपो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मोजाम्बिक से 2 चीज और ध्यान रखना जो जीडी में है उनके लिए बता रहा हूं भाई, कि जीडी वालों ध्यान रखना कि मोजाम्बिक की राजधानी पूछी जा सकती है, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। और मोजाम्बिक की अगर मुद्रा की बात करें या आपसे पूछा जा सकता है कि मोजाम्बिकन मेटिकल किसकी मुद्रा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति ध्यान रखना फिलिप न्यूसी है। कौन है? फिलिप न्यूसी। मोजाम्बिक एक जो है खनिज धनी देश है, पर उसकी समस्या ये है कि उसके पास खनिज का धन तो है पर निकालने के लिए उसके पास सोर्स
नहीं है। तो मोजाम्बिक में आप गोल्ड, पन्ना और आपका कॉपर, आयरन, ये जो है यहाँ मिल सकता है। अफ्रीका में अगर आयरन किसी के पास थोड़ा बहुत है तो वो आपका मोजाम्बिक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को भारत के पहले मंगल और चंद्रमा के अनुरूप, मतलब मंगल ग्रह के जैसा और चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है उसके जैसा अनुसंधान सेंटर बनाने के लिए चुना गया है? कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर हम ऐसा क्लाइमेट तैयार कर सकते हैं, जहां आप मंगल के जैसा क्लाइमेट तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा आप चंद्रमा के जैसा क्लाइमेट तैयार कर सकते हैं। तो उसके जैसी जो क्वालिटी है भारत के एक राज्य में है, और वो आपकी कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख में दरअसल ये सारी चीजें क्यों हैं? दरअसल लद्दाख में आप ये कह सकते हैं, एक तो जनसंख्या थोड़ी कम है, इसके अलावा जो लद्दाख का जो पूर्वी जो उत्तरी हिस्सा है, उस पूरे उत्तरी हिस्से में मौसम हमेशा एक जैसा बना रहता है, बारिश तूफान की संभावनाएं कम होती हैं, इसलिए उसको जो है इसके हिसाब से ढाला जा सकता है कि चंद्रमा और हम मंगल के जैसा उसको बना सकते हैं, ध्यान रखना। और लद्दाख में जो है अब एक चीज और है, परमाफ्रस्ट और ज्वालामुखी चट्टाने और खारी झीलें हैं जो इसको और राज्यों से अलग बनाते हैं। परमाफ्रस्ट का ध्यान रखना, परमाफ्रस्ट वो वाली बर्फ होती है जो धरती के अंदर होती है, तो उस बर्फ को परमाफ्रस्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी चट्टाने जो ज्वालामुखी के द्वारा बनी हुई चट्टाने होती हैं उनको ज्वालामुखी चट्टाने कहेंगे। और इसमें आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी चट्टानों में आप जो है कौन सी मिट्टी निकाल सकते हैं, तो आप इसमें लाल मिट्टी सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर पर काली मिट्टी को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लद्दाख में ध्यान रखना नए 5 जिले बनाए गए हैं, अभी लद्दाख में चुनाव होने वाले हैं, उस पर नजर रखना आपको। और 2013 में मंगल मिशन जो है भारत ने लॉन्च किया था और 2014 में हम मंगल पर पहुंच गए थे। एशिया के पहले ऐसे देश बने थे हम जो मंगल पर पहले प्रयास में ही हम क्या हो गए हो? पहुंच गए हो। और ध्यान रखना कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ध्यान रखना है एसएससी वालों के लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। अब एक बार मैं फिर आपको ध्यान दिलवा दूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे बता दूं कि अभी आपकी जो है पर डे मैथ की क्लास चला करेगी, और उस मैथ की क्लास में आपको जो है लेना है। आपको मैथ की क्लास अगर आपने ली तो आप समझ लीजिए कि जो उस समय पढ़ाने वाले जो शुक्ला सर हैं उनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें आज के जो सीजीएल के जो एग्जाम हुए हैं तो सर का डाटा भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्ला सर की मैथ की क्लास आपको जरूर ही लेनी है। इसके अलावा आप और ध्यान रखना कि लद्दाख की राजधानी से क्वेश्चन बन सकता है भाई। लद्दाख में 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात करें तो लेह है, और शीतकालीन राजधानी की अगर बात करें तो उसकी कारगिल है, ठीक है। दोनों राजधानी को आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित एसिटिनलाइड क्या है? ये एक आपका आपने सुना होगा एक दवाई है जिसका नाम है पैरासीटामोल। एक्चुअल में जब दुनिया में सबसे पहले पैरासीटामोल को बनाया गया था तो उसके साल्ट का नाम रखा गया था एसिटानिलाइड। ये बहुत चर्चा में रहने वाला है क्योंकि इससे हाल ही में 2 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हुई है, और ये क्या है? आपका एक सिंथेटिक कार्बन है। और इससे आपको ध्यान रखना है कि ये सिंथेटिक कार्बन भारत सरकार ने जो राजस्थान में है उसको 1983 में इसको बैन कर दिया था, उत्तर प्रदेश में इसको 1992 में बैन कर दिया था। अभी जो है तमिलनाडु में इसके कुछ कारखाने चल रहे हैं जिससे जो है कुछ लोगों को हानि हुई है। और इसमें लास्ट बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज कब की गई थी? तो 1886 में बुखार कम करने के लिए जो दवाइयां बनी थी उसके लिए इसकी खोज की गई थी। आज के लिए हम इतनी सारी चीजों को पढ़े हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम सिलेक्शन 360 को यार सपोर्ट करना है आपको, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।